और एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से यदि इन तीनों राज्यों में रोटेशन हुआ है तो निश्चित तौर पे लोहिया जी के उस वाक्य को याद की जानी चाहिए। वो कहते थे कि सत्ता की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए वरना वो जल जाती है। तो हो सकता है कि जनता लोकसभा चुनाव 2024 में इस देश की सत्ता को भी बदल दे, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है आज। पर उसे ये मत भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे कोई पैरासूट लैंडिंग करके राजनेता नहीं बनी है। वो जमीन की नेता है, जमीन से जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश में उसकी लोकप्रियता है, उसका वोट है, उसका आधार है। और यदि उसे ये पसंद नहीं कि बालकनाथ राजस्थान का मुख्यमंत्री बने तो इसका बदला वो लोकसभा चुनाव में ले सकती है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे सवाल उठाने जा रहे हैं जो कमेंट में हमने देखी, आप लोगों ने की थी कमेंट, और कुछ यूं ही मार्केट में कुछ सवाल तैर रहे थे। मुझे लगा क्यों ना इस पे बात की जानी चाहिए। और इसी वजह से कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में क्यों जीती, कांग्रेस इन तीनों राज्यों में क्यों हारी, तेलंगाना का विजय कांग्रेस के लिए क्या मायने रखते हैं, क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान में और शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बीजेपी के आला कमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, और यूं ही इंडिया अलायंस का भविष्य आखिर क्या है। और फिर लास्ट में हम एक और सवाल पर चर्चा करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन 3 राज्यों की जो अप्रत्याशित चुनाव बीजेपी ने जीती है वो क्या संकेत देता है। इसी पे करेंगे चर्चा और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति में आज हो क्या रहा है। अब दोस्तों, बीजेपी की जीत का जो प्रश्न है कि बीजेपी आखिर हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्यों जीती, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेवार हैं। पर कुछ गिने चुने फैक्टर की यदि चर्चा करें तो उसमें 2-3 पॉइंट मैं गिनाना आपको चाहूंगा। जैसे बीजेपी का जो चेहरा है, जो सबसे लोकप्रिय चेहरा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का है, ये वाकई में इस देश के सबसे लोकप्रिय चेहरा मोदी जी आज बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड हैं। और कहीं ना कहीं इसका असर वोट पे पड़ता है। और वो सिर्फ चेहरा भी नहीं है, वो उतने ही सातिर भी हैं। जिस तरीके से चुनाव के कैंपेन के माध्यम से लोगों के मूड को बदलते हैं, अपने भाषण देने की जो उनकी शैली है और उसके माध्यम से जो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका असर होता है। तो पहला, बीजेपी में मोदी जैसा एक आज के देश में सबसे लोकप्रिय और वैल्यूएबल ब्रांड है। और यदि दूसरी फैक्टर की बात करें तो निश्चित तौर पे पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नाम है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास एक इस लेवल का संगठन है जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट करता है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं जो चेहरा है, उस चेहरे को हर बूथ तक, मतदाताओं तक उसका जो संगठन है वो उसको पहुंचाता है। और यदि तीसरे फैक्टर की बात करें तो कहीं न कहीं जो इन दोनों चीजों के लिए, इन दोनों चीजों को सबसे मजबूत करने में आगे आता है, उसको एक ढाल की तरह खड़ा होता है, वो है संसाधन। संसाधन बीजेपी की एक ऐसी हथकंडा और हथियार है जो उसके संगठन को भी और उसके ब्रांड को भी, मतलब मोदी जी को भी जोड़ के रखता है। और संसाधन भारतीय राजनीतिक में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबसे ज्यादा, और थोड़ी मोड़ी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बीजेपी के पास संसाधन है। और एक गुप्त संगठन जो आरएसएस है, वो पर्दे के पीछे छुप के कहीं न कहीं जमीन पे काम करती रहती है बीजेपी के लिए। तो कुल मिला के बीजेपी की यदि जीत का एनालिसिस किया जाए तो मोदी जी जैसा लोकप्रिय चेहरा, उसकी संगठन और उसके पास अपार संसाधन कहीं न कहीं बीजेपी के जीत के लिए जिम्मेवार है। दूसरा प्रश्न उठता है कि कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस के हार के लिए मैं सबसे बड़ा जो जिम्मेवार मानता हूं उसके संगठन का, क्योंकि राहुल एक लोकप्रिय चेहरा हो चुके हैं और उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है, ये मानना पड़ेगा। और ये जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं
वो भी ये मानती हैं कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही उसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है और कुछ खासा बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से, और वो मेहनत भी करते हैं। तो उनके पास, कांग्रेस के पास एक लोकप्रिय चेहरा तो है ही, लेकिन उसके पास जिस लेवल का संगठन बीजेपी के पास है, उस लेवल का संगठन नहीं है। यही वजह है कहीं न कहीं कि अपने उस लोकप्रिय चेहरा और उसके द्वारा कही गई बातों को आम लोगों तक पहुंचाने की जो संगठन की जिम्मेवारी होती है, संगठन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस मात खाई है। दूसरा जो फैक्टर सबसे बड़ा है कि कांग्रेस के पास संसाधन नहीं है। जिस लेवल का संसाधन बीजेपी के पास है, उस लेवल का संसाधन आज कांग्रेस के पास नहीं है। यही वजह है कि उसका न तो उस लेवल का संगठन हो पाया है, और उसके पास जो अब लोकप्रिय चेहरा राहुल गांधी के रूप में है, उस चेहरे को अपने संगठन के माध्यम से आम लोगों तक, बूथ तक पहुंचाने में संसाधन के अभाव में कहीं न कहीं वो पिछड़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये 3 जो कारण है वो कांग्रेस के हारने के वजह हैं, और जो पहले हमने 3 कारण बताए वो बीजेपी के जीतने के कारण हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि तेलंगाना में जो जीत हुई है कांग्रेस की, और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस तेलंगाना में कांग्रेस बनाता हुआ नजर आता है, और ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है, अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक अनाउंस नहीं हुआ है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पर तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए क्या मायने रखती है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला तो कांग्रेस के लिए, दूसरा भारतीय राजनीति के लिए। दोनों को यदि हम अलग डिवाइड करके देखें, तो जिस तरह से दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से खारिज किया है, कहीं न कहीं ये एक बड़ा संकेत है कि भारत अब उत्तर और दक्षिण 2 हिस्से के रूप में कहीं डिवाइड ना हो जाए। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगातार दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पॉलिसी को, उसकी जो एजेंडा होती है उसको नकारता रहा है। और यही वजह है कि अभी कुछ वक्त पहले जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां बीजेपी हारी, और अब जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ तो तेलंगाना में भी बीजेपी के ग्राफ में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि उसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं, 14% तक उसकी वोट परसेंटेज हो गई है। उनका जो फाइट था कांग्रेस का, वो डायरेक्ट बीआरएस से था। केसीआर उसके नेता हैं। ये मानना होगा कि कहीं न कहीं बीजेपी को दक्षिण भारत स्वीकार नहीं कर रहा है। उसकी सबसे जो बड़ी वजह मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हिंदू सनातन, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी हिंदी पट्टी के इन कुछ राज्यों में चुनाव जीत रही है, ये स्वीकारोक्ति बीजेपी को दक्षिण भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में पढ़े लिखे लोग हैं और बौद्धिक रूप से संपन्न हैं। उत्तर भारत के लोगों को कहा जाता है कि ये बौद्धिक रूप से बीमारू हैं, ये कम शिक्षित हैं, और ये धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम और ये सांप्रदायिकता में विश्वास करते हैं, और इसी वजह से कहीं न कहीं बीजेपी के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जबकि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा डेवलप हैं, आर्थिक संपन्नता है, तो वो बीजेपी द्वारा चलाई गई जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जिसे एक तरह से मोदी जी के शब्दों में कहें तो रेवड़ियां होती है, उसको एक सिरे से खारिज कर रहा है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है बीजेपी के लिए। एक सबक भी हो सकता है कि उसे दक्षिण भारत लगातार नकार रहा है, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए सेटबैक है। दूसरा जो कांग्रेस के लिए अच्छी चीजें हो सकती है कि जिस तरीके से कांग्रेस को संसाधन की दिक्कतें थी, किल्लत था, रिसोर्सेस बहुत कम थे उसके पास चुनाव लड़ने के लिए, और सिर पे लोकसभा चुनाव 2024 जो अप्रैल मई में संभावित हो सकती है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास संसाधन की बहुत किल्लत थी। और वो संसाधन के रूप में आज तेलंगाना कांग्रेस के पास आया है। पहले कर्नाटक आया था और आज तेलंगाना आया है। तेलंगाना की जो हैदराबाद है वो आईटी हब है, और वहाँ एक बड़े पैमाने पे उद्योग है, उद्योग मतलब इंडस्ट्रियल वो शहर है। तो कहीं न कहीं तेलंगाना का हैदराबाद, बेंगलोर का कर्नाटक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने में संसाधन के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और बाकी दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, केरला हो, आंध्रा हो,
तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, ये सब कांग्रेस को फेवर करती हुई नजर आती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बाकी दो और भी राज्य जो कह सकते हैं कि साउथ में है, महाराष्ट्र, वहां भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, नाजुक है। और एक गुजरात, जहां तो बीजेपी का घर ही है, तो उसके बारे में क्या कहना। तो ये 3 सवालों के जवाब हमने दिए हैं। बीजेपी क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारा, और तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए क्या मायने रखती है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में और वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाएगी, ये एक प्रश्न उठता है। अभी तक अनाउंस नहीं हुई है कि कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इस पे बात की जानी चाहिए। इसके 2 पहलू हैं, क्या वो बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, और यदि नहीं बना सकते हैं तो इसका फिर साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बीजेपी के लिए। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से ही जब चुनाव की घोषणा हुई और उस वक्त से ही शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज किया गया सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा, और शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से तवज्जो ही नहीं दी गई। उनकी जो उम्मीदवार कैंडिडेट के रूप में एक उम्मीदवारी की जो लिस्ट जारी होती है, वो तीसरी या चौथी लिस्ट में आई। सब लोग इंतजार कर रहे थे, अब नहीं, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, एक माहौल क्रिएट किया गया। वो बीजेपी के अंदर से भी माहौल क्रिएट किया गया और बीजेपी के बाहर से भी माहौल क्रिएट किया गया। बीजेपी के अंदर से माहौल इस वजह से क्रिएट किया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था, जो इंटरनल सर्वे था, जो असेसमेंट थी, कि शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में व्यापक पैमाने पे एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री थे। लोग अब मामा के चेहरे से उब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मोदी जी हो या जितने भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व थे, उनको लग रहा था कि यदि चेहरा को हम साइड कर दे तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो था उसका असर कम हो जाए। इसी वजह से उनको साइड किया गया। या फिर हो सकता है जिस तरीके से मोदी जी शाह की रणनीति होती है कि जितने भी स्टेट लीडरशिप है उनके पर कतरे, इस वजह से भी उसे साइड किया जा सकता है। बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान ने जितनी मेहनत की विधानसभा चुनाव लड़ने में, एक दिन में 15-15 रैलियां, 20-20 रैलियां की, और जबकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उनको उतना सपोर्ट भी नहीं दिया गया जितना दी जानी चाहिए थी। और जब रिजल्ट आई तो सब उल्टा हो गया। जितने भी इंटरनल असेसमेंट थी, ओपिनियन पोल था, एग्जिट पोल था, सब ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ज्यादा उम्मीद थी बनिस्पत बीजेपी की, लेकिन यह हुआ इसका उल्टा। बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ अप्रत्याशित बहुमत के साथ आज मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आती है। तो कहीं न कहीं यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो सिर पे लोकसभा चुनाव है। 2024 में मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। तो इसका बदला कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में निकाल सकते हैं। हालांकि एक और पेच है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 7-7 एमपी को चुनाव में उतारा गया, 3-3 केंद्रीय मंत्री को उतारा गया, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्र हो, नैन सिंह तोमर हो, या और भी एक पटेल करके हैं कोई साहब, तो वो हो, जो भी हैं, कुल मिला के बड़े बड़े चेहरे हैं। इनके बीच भी मुख्यमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के अदावतें हो सकती है कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन लोगों ने मामा के चेहरों को एक्सेप्ट किया है। जो बहुमत मिली है आज बीजेपी को मध्य प्रदेश में, वो मोदी जी के चेहरे पे नहीं मिली है। और यदि मोदी जी के चेहरे पे मिली होती तो निश्चित तौर पे मोदी जी जिसको चाहते वो मुख्यमंत्री बनता। पर यदि लोग मामा को पसंद करते हैं तो मुख्यमंत्री भी मामा को बननी चाहिए। और यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती है तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को मध्य प्रदेश में झेलना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि और ऐसे जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या वसुंधरा राजे बनेंगी? तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे की उम्मीद कम है, संभावनाएं कम है, क्योंकि उनको भी जिस तरीके से
मामा को मध्य प्रदेश में दरकिनार किया गया, उसी तरीके से वसुंधरा राजे महारानी को भी राजस्थान में नजरअंदाज करने की प्रयास की गई, साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की गई। उनकी उपस्थिति एक तरह से गौण थी। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को अपनी मुट्ठी में ले लिया था, ऐसा लग रहा है कि वो अब वसुंधरा राजे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे के लिए विकल्प क्या है? वसुंधरा राजे को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाता है तो पूरे प्रदेश में, राजस्थान में अभी तक यदि कोई सबसे लोकप्रिय बीजेपी का चेहरा है तो वसुंधरा राजे है। तो इस वजह से वसुंधरा राजे अपने गुस्सा को भुनाने के लिए लोकसभा चुनाव में मोदी जी से फिर बदला ले सकते हैं और उनको अच्छी खबर नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सारा लोकसभा सीट आज मोदी जी को मिला हुआ है और यदि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती है, हो सकता है कि उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़े। वो सारी सीटें मोदी जी को हाथ नहीं लगे। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने की वो सपना देख रहे हैं, हो सकता है कि वो मामा को यदि नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, वो सपना अधूरा न रह जाए। तो ये कुछ सवाल हैं जो तैर रहे हैं। और एक और नाम जो अभी बालकनाथ का है, जिसे कहा जाता है कि राजस्थान का योगी, हो सकता है कि बीजेपी आजकल में उसे अनाउंस करे, पर उसे ये मत भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे कोई पैरासूट लैंडिंग करके राजनेता नहीं बनी है। वो जमीन की नेता है, जमीन से जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश में उसकी लोकप्रियता है, उसका वोट है, उसका आधार है। और यदि उसे ये पसंद नहीं कि बालकनाथ राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, तो इसका बदला वो लोकसभा चुनाव में ले सकती है। और भी कई सवाल हैं। एक और सवाल जो मुझे लगता है इस पे बात की जानी चाहिए कि आखिर इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है। 6 दिसंबर को जिस तरीके से हरवरी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक बैठक, कल होगी वो बैठक, का आयोजन किया है, इसका क्या मायने हैं? ये जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, क्या ये इंडिया अलायंस की हार हुई है? ये भी एक प्रश्न है। एक और प्रश्न है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव 2024 में क्या बीजेपी से टक्कर ले सकती है? मुझे लगता है दोनों सवालों पे बात की जानी चाहिए कि इंडिया अलायंस की क्या प्रासंगिकता है। ये हार जो हुई है कहीं न कहीं ये कांग्रेस की हार है, अलायंस की हार नहीं है। ये इंडिया अलायंस की हार नहीं है और ये हार होनी भी अच्छी बात है। ये जिस तरीके से कांग्रेस को डेंट लगा है, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के हित में ये अच्छी है, क्योंकि यदि ये 3 राज्य कांग्रेस जीत जाती तो हो सकता था कि इंडिया अलायंस बच ही ना पाता। कांग्रेस में, उसके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो एरोगेंस आ जाती, जो घमंड आ जाता, इंडिया अलायंस उसे झेल नहीं पाता। हम सब ने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में कमलनाथ ने अखिलेश यादव को सीट बंटवारे को लेकर के पहचानने से भी इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन है? तो हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जिस तरह का एरोगेंस आया था, इससे उम्मीद ये हो रही थी कि कहीं यदि बीजेपी, कांग्रेस तीनों राज्य जीतती है तो उसमें इस लेवल का एरोगेंस आ जाएगा कि सीट शेयरिंग में इंडिया अलायंस सक्सेस नहीं हो पाएगी। कांग्रेस अपने क्षेत्रीय दलों को, रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रपों को सीट नहीं देगी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। यहाँ सीट शेयरिंग में बहुत समस्याएं हो सकती थी। इस वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हार इंडिया अलायंस के लिए अच्छा हुआ, कांग्रेस के लिए भी अच्छा हुआ, ताकि वो लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें इस चीज का एहसास हो गया कि उसकी जो संगठन है वो कितना कमजोर है और उस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो इस मायने में मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की ये हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। और इन फ्यूचर इंडिया अलायंस का भविष्य बहुत सुनहरा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब कांग्रेस विनम्र मुद्रा में जाएगी।
और जितने भी रीजनल पार्टीज के कद्दावर नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार या लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, शरद पवार हो, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे हो, ये जितने भी स्टेट लीडरशिप या कद्दावर नेता हैं, उनकी बातों को अब सुनेंगे। पर यदि 3 राज्य जीत जाते हैं तो वो सभी नेताओं को सुनाते हैं, जो इन छत्रपकों को पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये इंडिया अलायंस की जीत है। अब इंडिया अलायंस को जिस स्पीड से चलना चाहिए था, लोगों के मन में जो अपेक्षाएं हैं, वो उस पर अब खरा उतरता हुआ नजर आएगा। एक और प्रश्न मुझे लगता है इस पे बात की जानी चाहिए कि आखिर इन 3 राज्यों में जो जीत हुई है बीजेपी की, हैट्रिक जीत जिसे मोदी जी बताते हैं, क्या ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक संकेत है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी अप्रत्याशित बहुमत से जीतेगी? इस प्रश्न का जवाब तो निश्चित तौर पे संभावनाओं में ही टटोला जा सकता है। निश्चित जवाब इसका कोई नहीं दे सकता है, पर मुझे लगता है नहीं, क्योंकि इन 3 राज्यों में 2018 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिला था। कांग्रेस को मैंडेट मिली थी तीनों राज्यों में, और 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार में भी था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में साल 1.5 साल के बाद, सिंधिया के बगावत के बाद बीजेपी सत्ता में आई, पर मैंडेट तो जनता जो है वो कांग्रेस को दी थी। तो एंटी इनकम्बेंसी और रोटेशन के वजह से इस बार बीजेपी को मिल गया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है। और बीजेपी को जितना वोट 2018 में मिला था, इस बार भी उतना ही वोट मिला है। मध्य प्रदेश में 8-9% ज्यादा है, पर उन्होंने कांग्रेस के वोट को काटा नहीं है। वो रीजनल जो पार्टीज थी, जो बसपा था, जो सपा था, जो आम आदमी पार्टी थी, या बाकी और भी जो छोटे छोटे दल हैं, कहीं न कहीं बीजेपी उसकी वोट काटा है। कांग्रेस का जो वोट शेयर 2018 में था, इस बार भी वही वोट शेयर है। कहीं 0.2%, कहीं 0.5%, कहीं 1% से ऑलमोस्ट कम ही है तीनों स्टेट में। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ है। बीजेपी की परफॉर्मेंस इससे बेहतर क्या हो सकती है? अब बीजेपी की परफॉर्मेंस इससे बेहतर नहीं हो सकती है। बीजेपी अब नीचे ही आएगी। और एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से यदि इन तीनों राज्यों में रोटेशन हुआ है, तो निश्चित तौर पे लोहिया जी के उस वाक्य को याद की जानी चाहिए। वो कहते थे कि सत्ता की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, वरना वो जल जाती है। तो हो सकता है कि जनता लोकसभा चुनाव 2024 में इस देश की सत्ता को भी बदल दे, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।